सारी दुकानदार हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो यही है कि जो लॉकडाउन विरोधी मोर्चा है वो इस लॉकडाउन का विरोध करता है। यही है। अभी बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे प्रदेशों में जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे थे या फिर ऑफलाइन क्लासेस चालू करने की बात की गई थी, तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि वो दोबारा ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे। कई जगह एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाए गए, नीट के स्पेशली आप देख सकते हो। और कहीं ना तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि उस चीज़ से सरकार को बढ़ावा और मिला है, जिसकी वजह से अब सरकार ने पहले ही जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, उससे पहले बंद करवा दिया, बाकी चीज़ें नहीं बंद करवाई? देखिए, इसमें ना पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, लगभग पौने 2 साल से, कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। अब कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है वो पूरा समुदाय के अंदर फैला हुआ है। आप लेते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद करते हैं, जो चीज़ सबसे पहले खुलनी चाहिए थी उसको आप सबसे बाद में बंद कर रहे हैं। बाज़ार बंद करने के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, आप रैलियाँ कर रहे हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी ये कर रही हैं। जब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डिमांड की गई उस पर हम देखें तो कितने स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन को ले पाते हैं, सिर्फ 24% स्टूडेंट है। और वो किस तरीके से ले पाते हैं उसका डाटा बहुत ही मतलब डराने वाला है कि सिर्फ लॉकडाउन के नाम पर खाना पूर्ति, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे खाना पूर्ति ये सरकार कर रही है। तो आप स्टूडेंट को ऑप्शन दीजिए, जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, जिसको ये लगता है कि मैं ऑनलाइन स्टडी नहीं ले सकता, उसको आप रखिए। और जब आप ये कह रही हैं कि सरकार को कोरोना का डर है, तो जब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम के अंदर कल बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं, उसके अंदर सोनाली फोगाट हैं, रणबीर गंगवा जी हैं, वो सभी आए हुए थे, तब कोरोना नहीं फैला गया। और हमारी मांग ये है कि पिछले 1.5 साल से आप क्या सीखा आपने? अगर आपने कोरोना को रोकना है तो उसके लिए बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी दीजिए। आप जो लोगों की जेबों पे जो डाका मार रहे हैं, अब सोचिए कोई मज़दूर आया है दिहाड़ी करके और वो मज़दूर किसी बाज़ार में से घूम रहा है, और मोस्टली मज़दूरों को सांस की बीमारियां होती हैं क्योंकि वो काम करते हैं उस माहौल में, वो मास्क नहीं लगाया हुआ है, आप वहाँ पहुँच के आप उसका 500 रुपये का चालान काट देते हैं। तो इस तरीके से ये जो जेब पे जो आप डाका मार रहे हैं ये नहीं चलेगा। आप उसको स्वैच्छिक रखिए, किसी को प्रिकॉशंस लेनी है। आप वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, उसके बाद भी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद कर रहे हैं, तो आपका फेलियर है ये। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों को खोलिए, क्योंकि लॉकडाउन उसका समाधान नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद किया गया सरकार की तरफ से, अभी अगला कदम है कि बाज़ारों पे शिकंजा कसा जा रहा कि 6 बजे के बाद बाज़ार नहीं खुलेंगे या रेडियाँ कब कैसे लगेगी। तो आपने जो लॉकडाउन विरोधी मोर्चा बनाया है, इसको कैसे देखा जाएगा कि ये सिर्फ स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए ही या पूरा एक लॉकडाउन का विरोध है? देखिए, इस लॉकडाउन विरोधी मोर्चे को अभी स्टूडेंट लीड कर रहे हैं, और भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि इसके अंदर जितने भी शहर के अंदर ऑटो चालक हैं, जितने भी रेडी वर्कर हैं, जो रेडी पे वेंडर का काम करते हैं, या फिर बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं, उनको हम शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी बंद होगी, बाज़ार के अंदर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो जो दुकानदार हैं जो 20-20 हज़ार रुपये अपना किराया दे रहा है वो कैसे पे करेगा? और दूसरी चीज़ आप सोचिए, किसी भी दुकानदार पे उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उसके लिए ग्राहक ज़रूरी है। अब वो अगर वो सर्टिफिकेट चेक करे तो उसका ग्राहक उससे नाराज़ होगा, और उसके बाद अगर आपके कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी आ गया, आप 5,000 रुपये का चालान काट देते हैं, तो 5,000 की तो उसकी सारा दिन की सेल नहीं हुई ना। तो आप ये क्या कर रहे हैं? इस तरीके से तो कोरोना नहीं रुकेगा। इस तरीके से आप लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कि भारत का जितना भी छोटा उद्योग है उसको तबाह करना लॉकडाउन लगा के, ज़बरदस्ती थोपने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये ना तो व्यवहारिक है और न ही वैज्ञानिक है। क्योंकि मास्क लगाने से सांस की बीमारियां होंगी। एक मज़दूर सारा दिन मास्क नहीं लगा सकता है, एक किसान सारा दिन मास्क नहीं लगा सकता है। तो ये अनसाइंटिफिक है। साइंटिफिक ये है कि आप पब्लिक के अंदर अवेयरनेस और हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाइए। हमारी सीधी सी मांग ये है, सबसे पहले आप कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलिए, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाइए। इस तरीके से आप काम करें, ना कि आप जो दवाई कंपनियां हैं या फिर जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, उनकी सीईओ बन के रहिए।
ये काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने ये लॉकडाउन विरोधी मोर्चा बनाया है और भविष्य के अंदर जो भी लोग हैं जिनको डायरेक्टली ये लॉकडाउन प्रभावित कर रहा है वो इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे और 17 तारीख को हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन कौन से संगठन इसमें भाग ले रहे हैं आप? अभी हमारे साथ छात्र संगठन आए हैं, बाबा ग्रुप आया है, जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई है, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया आया है, भारत की जनवादी नौजवान सभा आई है और ICS कोचिंग सेंटर आया है और अलग संगठन भी जैसे स्टूडेंट्स राइट एसोसिएशन और बाबा ग्रुप, ये जितने भी छात्र संगठन अभी मौजूद हैं। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट की तरफ से भी इसमें हम शामिल हुए हैं, NSUI शामिल हुआ है। अभी यही है, उसके बाद हम इसको बड़ा करेंगे और स्टेट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि अभी सरकार जिस तरीके से कर रही है उसका जवाब पब्लिक को देना पड़ेगा, हमारा मानना ये है। 2 फ़ोन लेके आने पड़ेंगे, 3 फ़ोन लेके आने पड़ेंगे और एक आम आदमी किसी के पास भी इतना वो नहीं है कि वो 20-20 हज़ार के फ़ोन लेके आए और 20 हज़ार का फ़ोन लाने के बाद में 1000 रुपये उसका प्रति महीने का खर्चा बढ़ता है और फीस अलग से रहेगी स्कूलों की। तो ये नहीं होने देंगे हम ऑनलाइन न्यू एजुकेशन, क्योंकि ये भारत में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स भी तो हैं सर। बेनिफिट्स तो हैं पर भारत इस चीज़ के लिए ये तैयार नहीं है अभी। आप मज़दूर देखो जिसकी सालाना आय क्या पता 10,000 है, वो कैसे लेके आएगा 20,000 का फ़ोन और 1000 रुपये का महीने का खर्चा। तो आप ये मानते सरकार हो को कि- प्रोवाइड कराओ, आप अगर ये मानते उनको हो कि न्यू सरकार एजुकेशन अगर ऑनलाइन क्लासेस चलाती है तो उन्हें हर गरीब वर्ग वालों को भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे मोबाइल की फैसिलिटी हो या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो। हाँ करवानी चाहिए और इससे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, ये भी चांसेस है कि भाई हमें नहीं पता कि अगर वो कोई भी मजदूर ये नहीं बच्चे के पास रह सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे के पास रहे कि उसका बच्चा क्लास लगा रहा है या गेम खेल रहा है या कोई ब्लू फिल्म्स देख रहा है, तो किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है। तो इससे बच्चों का भविष्य खराब होने के ज़्यादा चांसेस है। मतलब दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दुष्परिणाम ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है। देखिए, आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन शिक्षा से बेनिफिट है, हमें इसमें कहीं बेनिफिट नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर बात करें जो छोटी क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो पहली दूसरी या तीसरी इस तरीके से जो 5वीं 8वीं तक के जो स्टूडेंट हैं, अगर उनकी बात करें तो जो पहली दूसरी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो टीचर्स हैं वो स्कूल में हाथ पकड़ के पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा ये कर पाएगी? बिल्कुल, ये तो कहीं नहीं कर पाएगी ना। और दूसरा, कितने स्टूडेंट्स के पास साधन है ऑनलाइन शिक्षा लेने के, और दूसरा जो ऑनलाइन शिक्षा है वो अलगाव पैदा करती है। आप देखिए, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट जाके करें ना तो आपको पता चलेगा कि एक घर में, मतलब जो घर होता है उसमें सिर्फ एक कमरा है, आप एक कमरे के अंदर उसी में आपके परिवार रह रहा है और वहीं पे आप खाना बना रहे हो और उसके बावजूद आप अलग से शिक्षा नहीं ले सकते, वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो सकती। तो आप ना, अगर आप ग्राउंड पे जाके कवर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। यदि हम बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो कितने % स्टूडेंट आगे क्लासेस लगाते हैं, पूरी की पूरी क्लासेस? अभी ना जिस तरीके से मतलब आंकड़े हैं, अभी टोटली जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के अंदर आ रहा है वो 20% है। 80% स्टूडेंट को तो आपने पहले ही कर दिया। अभी ये जो 20% स्टूडेंट भी आ रहा है, इसमें से कितने बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे? मैं मेरी बताता हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हम 4 हैं, तो चारों को फ़ोन प्रोवाइड कराना पड़ेगा 10-10 हज़ार का। और उसके बाद आप सोचिए कि 500 रुपये का रिचार्ज होगा, उसके बाद और खर्चे हैं, और उसी के दौरान अगर मेरे को मजदूरी पे जाना पड़े तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस क्या रहेंगी? और पिछले दिनों का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास छोटा फ़ोन है, क्या मेरे को आप बाध्य करेंगे? राइट है मेरा एजुकेशन, और इसके लिए मैं पीछे इशू भी आया था कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स सभी जो है मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया सभी ने, जो कि एक नील बच्चा भी होता है, कोई कमज़ोर बच्चा भी होता है, उसके भी बड़े अच्छे मार्क्स आए हुए थे। तो बड़ा इशू हो रहा था कि सब्जेक्ट्स वगैरह में और में एडमिशन में। तो क्या लग रहा है आपको? वो मतलब सरकार, पहले क्या होता था, बच्चे को डर होता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं तो ये वो, और अब जो है बच्चा बिल्कुल केयरलेस है कि हाँ मुझे मैं पास भी हो जाऊंगा, कि अब तो अच्छे मार्क्स आ जाए। वो तो सरकार कर रही है। अब सोचिए आप, पिछले 1.5 साल से आपने कॉलेज बंद किए, स्कूल बंद किए हुए हैं, उसके दौरान आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ये लाइबिलिटी थोड़ी है आपकी। आपने सोचना चाहिए कि आप किस पढ़ाई का मतलब है सीखना। अब आप सोचिए कि आप पत्रकार हैं, आपसे ही पूछता हूँ मैं, क्या आप लगातार 3 घंटे लगातार फ़ोन देख सकते हैं?
अब सोचिए वो उस टीचर के बारे में सोचिए जो लगातार एग्ज़ाम को देख रहा है, क्या उसकी आंखें ख़राब नहीं होंगी? और पूरी दुनिया के अंदर स्टडी है, जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर या फिर क्लासेज में सीखते हैं, उसका ऑप्शन अभी तक नहीं है। बात करें हम मेरे ही घर के, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं पत्रकार हूँ, तो आपने मुझसे पूछा, अब मेरे घर में 2 ही फ़ोन है, दोनों हम ले जाते हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, कैसे कराएं? ऑनलाइन क्लासेस लगाओ तो मैं कहाँ से लगाऊँ? अब मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, ना इतना पैसा है घर में कि भाई हम वो फ़ोन ले आएँ, उसका रिचार्ज कराएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिस भी बच्चे को अगर ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है तो वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको ना रोका जाए कि भाई हमसे हमारा एक हिसाब से अगर देखा जाए, अगर जिस बच्चे के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो उससे उसका जन्मसिद्ध अधिकार शिक्षा छीना जा रहा है। काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे प्रॉपर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आते भी हैं, लेकिन कहीं ना तो कहीं टीचर्स की भी गलती होती है, वो अब पढ़ाने से दूर भागते हैं, या तो उनका कुछ ना तो कुछ नेटवर्क इश्यूज़ के हो जाते हैं बच्चों में। अगर बच्चा किसी भी टेस्ट को टाइमली सबमिशन नहीं कर पाता है नेटवर्क इशू की वजह से, तो टीचर उसको रिजेक्ट कर देता है। कई बार टीचर खुद नहीं पढ़ाते हैं, वो डायरेक्टली नोट सेंड कर देते हैं, और ये छोटी क्लासेस में देखने को मिल रहा है। छोटी क्लासेस में नहीं मैम, बच्चों को नोट्स बस भेज दिए जाते हैं और पेरेंट्स पे थोप दिया जाता है। तो सिर्फ सरकार की गलती है या फिर आप ऐसे टीचर्स की भी गलती मानते हो? सरकार ही करवा रही है। अगर सरकार अगर ये नहीं करेगी तो टीचर्स को वो नहीं है कि भाई वो पढ़ाएंगे नहीं। टीचर्स पढ़ा के अच्छे वो है, सभी टीचर्स एजुकेटेड होते हैं, वो एजुकेशन देने के लिए ही है, तो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। सभी टीचर्स, हमारे भी जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, वो भी बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़ाने में हमको मज़ा नहीं आता। सभी जितने भी टीचर्स हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, आँख भी ख़राब होती है, सब चीज़ों, तो ऑनलाइन एजुकेशन कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी चिंता हमारी इसलिए है कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट की जा रही है, वो किसके लिए प्रमोट की जा रही है? वो स्टूडेंट या मज़दूर के बच्चों के लिए प्रमोट नहीं की जा रही है, वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी उनके लिए प्रमोट की जा रही है। उसके लिए सारे संसाधन जैसे इंटरनेट होगा, या फिर आप सोचिए हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि कल को हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, लेकिन कल को अमेरिका से कोई पढ़ा देगा, भाई यही लेक्चर लेना आपने, तो आप रोज़गार कहाँ गया? अब CGL की कितनी भर्तियाँ निकलती थी पहले, UGC का नेट का पेपर साल में 2 बार होता था, और ये अभी अप्रैल वाला आप ले रहे हैं और वो भी रोक दे रही हैं। तो रोज़गार का जो सवाल है उस पर भी हमारी चिंताएं हैं। अब सोचिए कि आपने कितनी आपकी टेंशन्स है सरकार की, स्टेट की, कि आपने 6 महीने के अंदर इलेक्शन तो कराना मजबूरी है, लेकिन भर्ती की आज तक कोई समय सीमा तय नहीं हुई। क्या मानते हैं, शिक्षा ज़रूरी है कि मतलब काम ज़रूरी? देखिए, जब अगर भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो आप लेबर बनेंगे, लेबर बनेंगे तो फिर कहाँ, फॉरेन में ही ज़्यादा काम मिलेगा। देखिए, अगर लेबर बनना होता तो आज हालात ये है मैम। तो एक तरह से लेबर प्रथा को ही महत्व दे रही है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। मैम, ये सरकार जो अमीर है उसको और अमीर बनाने की तैयारी में है, और जो गरीब है उसको इतना गरीब करना चाह रही है कि वो इस धरती पे ना रह पाए। जी, सही बात है मैम, ये सरकार चाह रही है। तो एक हिसाब से देखा जा सकता है कि फिर तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि गरीब आदमी तो फ़ोन ला के नहीं दे सकता, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करवा सकता एक किसी नया को। सवाल है, अनवर से मेरा सवाल रहेगा कि 1 मिनट में मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। तो फिर तो गरीब का बच्चा अनएजुकेटेड ही रहेगा। अगर वो उसका पिता अगर लेबर करता है, दिहाड़ी करता है, तो उसका बच्चा भी दिहाड़ी करेगा इस हिसाब से। तो ऐसा नहीं होने देंगे मैम। सभी हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो इसके लिए हमने 17 तारीख को प्रोटेस्ट रखा है। बाकी सर आप पूछ सकते हैं। अभी एक नया सवाल है कि अभी 15 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में वो वैक्सीन लगाई जा रही, क्योंकि पहले 18 से ऊपर तक की थी, 15 से 18 के बीच में आ गई, और प्रत्येक स्कूल में लगाई जा रही है बिना बच्चे के माँ बाप से पूछे। इसके ऊपर आपका क्या राय है कि क्या आप इस पे करोगे? जो स्कूलों के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे मेरे गांव का एक केस है, उसको इस वजह से वैक्सीन लगा दी गई कि आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, डरा के लगा रहे हैं। जबकि सरकार ने साफ साफ बोला है कि वो स्वैच्छिक है, आपकी कंसेंट पे डिपेंड है। नाबालिग बच्चे को लगाना बिना माँ बाप की मर्जी के, बिना माँ बाप को बताए, इस पे भी आप कोई इसमें 17 तारीख ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक ही नहीं है। हम आपको बता दें कि अगर ऐसा कोई केस है तो हमारे पास आए, हमारा संपर्क सूत्र है, तो उस पर बताएं कि भाई ऐसा ऐसे उसने लगा दिया वैक्सीन, तो हम इस पर
वो आगे की कार्रवाई करेंगे। आप केस भी कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद बोलता है कि इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर नाबालिग बच्चे को बिना माँ बाप की कंसेंट के अगर वैक्सीनेशन दी जाती है तो 307 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये हमारे मुंबई में भी हुआ है। वैक्सीन प्रोवाइड कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही है ना 15 से 18 साल के बच्चों को। गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करवा रही है मैम। गवर्नमेंट नहीं है जो वैक्सीन है वो किसके नाम पे पेटेंट है आपको पता है मैम? बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है मैम। ये जो भी है सब पूंजीपतियों का सिस्टम हो रहा है, तो आम आदमी को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है, तो ये नहीं होगा। आप बिल गेट्स पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या वो एविडेंस है क्या आपके पास? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार आपसे जवाब पूछेगी तो आपके पास कोई एविडेंस है? एविडेंस है जी ज़रूर, अगर सरकार पूछेगी तो हम पेश करेंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद बोलती है कि ये अगर आप लेकिन लगवाना वो चाहें वैक्सीन तो भारत ही बायोटेक लगवाएंगे। की है जो अभी 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही है, वो भारत बायोटेक की वैक्सीन आई है। देखिए मैम, सवाल ये था कि वो बिना माँ बाप की कंसेंट के लगाई यस मैम, नाबालिग बच्चे को इतनी वो नहीं होती। कह सकते हैं ना कि बिना माँ बाप की परमिशन के बच्चा अगर घर से निकला है तो वो अपने माँ बाप को बोल के निकला होगा। देखिए मैम, उनको बोला गया कि आपका नाम पर काट स्कूल दिया में जाएगा। क्यों भेजते हैं मैम हम? तो ये स्कूल तो वालों बच्चों को का भी बोला एक गया है सर कि यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो आपको कहीं आपको भी पब्लिक प्लेस पे जाना नहीं होगा। हाँ, तो वही ना, मैं वही बता रहे हैं कि इसको आप जाने अनजाने मैंडेटरी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो अभी भी आपका कोई सवाल है तो उसका। और मेरा आखिरी सवाल है हाँ जी जी। कि एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन की मैंने बात की जैसे पहले भी, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है। बट यदि पर्याप्त संसाधन पर ऐप्स वगैरह आए तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ और मैं भी मुझे यदि कुछ पढ़ना होता है तो ऑनलाइन ही मुझे पढ़ना होता है। मैं लगभग 5 से 6 घंटे ऑनलाइन स्टडीज़ पे देता हूँ, तो मुझे मेरे लिए तो वो ऑप्शन बेटर लगता है। क्योंकि कोई भी इंजीनियर है या डॉक्टर है अभी तक, वो हमेशा यदि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी आपको अदर क्लासेस नहीं मिलेंगी। जैसे आप बोल रहे हो कि आप 5 से 6 घंटे आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपकी आंखों पे चश्मा है वो साफ दिखाई दे रहा है, तो हम उसको हेल्थ के फेवर में नहीं मान सकते। जहाँ तक बात वैक्सीन की है वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, चाहे वो बच्चों की है चाहे वो बड़ों की है। सरकार ये कह रही है कि सार्वजनिक स्थानों पे जो एंट्री नहीं होगी वो सरकार का तानाशाही फरमान है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वैक्सीन लगवाए। सरकार इस जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो कभी वायरस का नाम लेके कर रही है तो कभी किसी और चीज़ का नाम लेके। जहाँ तक बात करी जाए वैक्सीन की, जो जब कोविड फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद से जब से वैक्सीन आई है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आने के बाद केसेस आने बंद हो गए हैं या उससे प्रोटेक्शन मिला है। तो एक सेकंड मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। ऐसा नहीं है कि उससे केसेस कम हुए हैं। हमने देखा कि जैसे दूसरी लहर आई थी तो जो कैजुअलिटीज़ थी, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, कितने घर उजड़ गए, कितने पता नहीं मतलब कितने बच्चे अनाथ हो गए। तो हम उसको ये नहीं मान सकते कि वैक्सीन सेफ़ है, ये सरासर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। अच्छा, फिर एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट आया था, अभी ओमिक्रॉन आया है, तो हम ये कैसे मान लें कि हर एक जो वेरिएंट आ रहा है कोविड का, हर एक वेरिएंट आ रहा है तो उसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि एक ही दवाई उसको क्योर कर सकती है? हम एक ही दवाई को उसका इलाज कैसे मान सकते हैं? और जहाँ तक बात एजुकेशन की आ रही है तो ये सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, ये उसमें जो लॉकडाउन के ये है नुकसान है जो सरकार अपने फेवर में करना चाह रही है। जो नई शिक्षा नीति है सरकार साफ उसमें लिखा हुआ है कि हम दोनों मोड से एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जैसे इन्होंने नोटबंदी करके किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को इन्होंने प्रमोट किया, अभी ऐसे ही एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। एक बार के लिए हमें पता है कि सिर्फ 24% लोगों के पास संसाधन है। एक बार के लिए हम मान लेते कि सबको संसाधन मिल भी जाते हैं, सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल भी जाती है, तो हमारी आँखों का क्या? हमारी आंखों पे भी तो गलत असर पड़ रहा है। इसका क्या कि कोई भी बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, वो हमें क्या पता कि वो क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि हर कोई बैठा नहीं रह सकता ना, वो क्लास लगा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। और इससे फिर जो समाज का ढांचा है, जो अच्छे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो अच्छे सामाजिक लोग हैं,
और उनकी जो नैतिक शिक्षा है वो कहाँ जाएगी फिर? ये सरासर पूरे समाज को, पूरे देश को नुकसान करने का, उजाड़ने का इन्होंने ले लिया है ठेका, और ये अपने उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और सवाल था, जैसे आपने पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन बेटर ऑप्शन हो सकती है। हम इंडिया में बैठे हैं जहाँ पर अभी तक भारत सरकार का नमक नहीं पहुँचा है। बहुत बड़ा आदिवासी इलाका आज भी अछूता है जहाँ पर सर्वे नहीं किया गया भारत सरकार द्वारा। उसकी ठेकेदारी कैसे ले सकते हैं आप? बहुत जहाँ पर पहाड़ हैं वहाँ पर कैसे प्रमोट करेंगे आपको आप? मालूम है उन क्षेत्रों का नाम? जैसे अब बुजमाड़ है जहाँ पर सर्वे नहीं हुआ आज लग। कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास जो जंगल है, मध्य भारत का जिसे वहाँ जंगल, तक अभी तक नमक ही नहीं पहुँचा भारत। वो चिट्टे मार के खा रहे हैं। तो आप कैसे, इंडिया एक डाइवर्सिटी को रखती है, उसके अंदर अलग अलग जातियाँ, अलग अलग समुदाय हैं, और सबका दिल्ली में बैठ के नहीं हो सकता है। हमारा मानना ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन समाज के लिए डिस्ट्रक्शन है, विनाशकारी है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक जो एजुकेशन है, मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो किस तरीके से लड़कियों के ऊपर इफेक्ट करेगी, ये है कि जैसे घर में आपके पास अगर एक लड़का एक लड़की है, तो आप पहले फ़ोन किसको दिलाओगे? आप पहले फ़ोन लड़के को दिलाओगे ना, क्योंकि जिस तरीके से हमारा सामाजिक ढांचा है वो लड़कों को ज़्यादा अहमियत देता है। तो जो लड़कियां हैं वो लगातार शिक्षा से बाहर हो रही हैं, और ये ऑनलाइन एजुकेशन से भी है, और जो सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई है या जो और नीतियां लेके आ रही है, ये उनका भी है। आपने अभी बोला कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो इसमें सिर्फ सरकार की गलती है या फिर हम घर वाले की भी गलती मान सकते हैं जो अपने लड़कों को प्रायोरिटी एक लड़की के कंपैरिजन ज़्यादा देता है? नहीं, देखिए, ये सरकार भी तो कर रही है ना। मतलब आप ऑनलाइन शिक्षा से क्या कर रहे हो? जो देखिए, आपने ये बोला कि प्रायोरिटी की बात होगी, तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात सीधे साफ आती है। तो इसमें सरकार कहाँ से गलत हो सकती है? अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है, सरकार क्या अकेले जिम्मेदार है? मैं ये कह रहा हूँ मैम, एक सवाल है, हरियाणा के अंदर कितनी वीसी महिलाएं हैं आप सोचिए। ये स्टेट का पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर बता रहा है। आप देखिए कितने डीसी हैं, कितने एसपी हैं, क्या वो योग्य नहीं है? लेकिन आप प्रायोरिटी देंगे अपर कास्ट और मेल को। ये है स्टेट का करेक्टर। जैसे मैम ने अभी बोला कि घर में अगर एक लड़का और एक लड़की रहते हैं तो लड़के को फ़ोन पहले दिया जाएगा, लड़की को बाद में। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या सरकार सिर्फ इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है या फिर घर वाले भी, कि वो अपने बेटे को एक बेटी के कंपैरिजन ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? देखिए, इसका अगर हम देखें कि मान लो घर वालों ने लड़कियों को फ़ोन दिलवा दिया या उन्होंने उनको बाहर भेज दिया, तो उन्हें बाहर कितना चांस मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का? अगर बात करूँ जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की जाए तो 6 बजे उनको कैद कर दिया जाता है हॉस्टल्स में, और 10 बजे हॉस्टल के जो कॉम्प्लेक्स के अंदर की जो बिल्डिंग है उनके भी गेट बंद कर दिए जाते हैं। नाम लिया जाता है कि सिक्योरिटी का, जबकि जीजेयू के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जीजेयू के अंदर एक पुलिस चौकी है, और सिर्फ जीजेयू में नहीं, हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी में ऐसा किया जाता है कि लड़कियों को दिन ढलने के समय पे, कईयों को दिन ढलने के बाद 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो दिन ढलने के पहले उन्हें हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस में कैद कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कैंपस की कोई छात्रा है तो वो 8 बजे के बाद यूनिवर्सिटी में नहीं घूम सकती। रीडिंग हॉल में अगर रीडिंग हॉल खुला है तो उनको अलाउड नहीं होता उन लड़कियों को। तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर घर वाले प्रायोरिटी दे देते हैं तो उसके बाद सरकार का भी अहम रोल है, लेकिन सरकार प्रायोरिटी नहीं देती। अभी हमारा 17 को प्रोटेस्ट है, और आपको एडवांस में हम निमंत्रण दे रहे हैं कि 17 को आप कवर किए। 17 तारीख को लघु सचिवालय तक मार्च किया जाएगा रेड स्क्वायर से, और वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है लॉकडाउन विरोधी मोर्चा, जिसमें शहर के अलग अलग छात्र संगठन और भी संगठन शामिल होंगे। यही हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी अभी, और कुछ सवाल आपका रहता तो आप कर सकते हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को? अंत में यही है